नमस्कार सभी को, आपका एचपी अमित एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज़ चलाई हुई है और आज ये हमारे पास पार्ट 5 है। हम इसमें संपूर्ण आदिकाल आदिकाल में भी जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे हम वो सब कर रहे हैं। हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा वाला जो टॉपिक है वो पूरा कवर कर दिया है। अब हम आदिकाल से प्रश्न करने वाले हैं। तो हमने आदिकाल के भी 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछले कल, इससे आगे हम आज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हुई है, पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हो। चलिए पहला प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो इनमें से जो है ये वाला जो कथन है वो किसका है? वो है हमारे रामचंद्र शुक्ल का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, राउलवेल की अगर हम बात करें तो इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं, बिल्कुल सही है। जो राउलवेल जो रचना है रोड़ा कवि ने लिखी है, बिल्कुल। यह मूलतः एक शिलांकृत कृति है या शिलांकृत रचना है, बिल्कुल शिलांकृत ही रचना है, ये भी सही हो जाएगा। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, बिल्कुल ये एक चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये गलत हो जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें राउल नामक नायक नहीं नायिका का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है जी, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। दिए गए तथ्यों में राउलवेल के विषय में इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, यह तथ्य सही नहीं है। देख लीजिए, राउलवेल या फिर राउलवेली यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोड़ा की रचना है, बिल्कुल है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भ्याणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था। किसने? डॉक्टर भ्याणी ने। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, यह एक शिलांकृत कृति है और जिन शिलाओं पर यह लिखी गई है वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। ये वाला भी आप लोग नोट कर देना, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में ये जो राउलवेल कृति है वो अभी सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, चलिए, यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति है, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित रचना है और इसकी नायिका राउल या फिर राठौल, यहाँ पर राउल आना था, राउल है, जिसकी नक्षिक सौंदर्य का वर्णन हमें मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नक्षिक सौंदर्य वर्णन भी हमें मिलता है। साथ साथ जो ये राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है, इसमें जो है इसकी जो भाषा की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास 7 बोलियों के हम शब्द मिलते हैं, जिसमें से राजस्थानी प्रधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इतिहासकारों ने, हाँ जी, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। तो किस किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी साहित्य का हिंदी का प्रथम कवि माना है वो हम देखते हैं। शिव सिंह सेंगर स्वयंभू, अच्छा इसको हमने जो है लगाना है राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन और गणपति चंद्र गुप्त। देखिए, अगर हम शिव सिंह सेंगर जी की बात करें तो इन्होंने जो है पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा की बात करें तो राम कुमार ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और जो स्वयंभू है वो हमारे अपभ्रंश के भी प्रथम कवि हैं। साथ ही साथ राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। ठीक है जी, चलिए राहुल सांकृत्यायन की अगर हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा या फिर सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो हमारे पास सर्वमान्य रूप से भी है।
ठीक है जी। सर्वमान्य रूप से अगर हम देखेंगे तो सर्वमान्य रूप से सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ जी, हाँ देख लीजिए, थोड़े बहुत और देख लेते हैं। मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुष्य या फिर पुण्य कवि भी हम जिन्हें कहते हैं, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करते हैं तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम पद्य लेखक हम कह सकते हैं वो माना है पुष्पदंत को। वहीं अगर मिश्र बंधु की बात करें, मिश्र बंधुओं ने ही हिंदी का प्रथम गद्य लेखक जो है किसे माना है, वो माना है गोरखनाथ को। ठीक है जी। दो प्रश्न आते हैं मिश्र बंधु से रिलेटेड कि पद्य माना है पुष्पदंत को, गद्य माना है गोरखनाथ को। बाकी शिव सिंह सेंगर ने तो इसे ही प्रथम माना है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू बिल्कुल हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, सरहप्पा, साथ ही साथ सर्वमान्य रूप से भी सरहप्पा ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ध्यान दीजिए इसे। जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसमें हमने जानना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है जी। श्रावकाचार देवसेन, बिल्कुल देखिए जो श्रावकाचार जो रचना है वो देवसेन की ही लिखी गई है, और ये जो श्रावकाचार जो रचना है इसको हिंदी की प्रथम रचना भी माना जाता है, और डॉक्टर नगेन ने भी इसे हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया है। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं हम। नेमिनाथ रास सुमति गणी का है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है, और रेवंत गिरिराज जिंदर सूरी का है। तो इनमें से हमने ये जानना है कि कौन सा नहीं है। तो हम इसको देखिए, अगर नेमिनाथ रास को, तो ये सुमति गणी की है, बिल्कुल है हमारे पास, और भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है, बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें रेवंत गिरिराज की, तो ये जिन धर्म सूरी की नहीं है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आ जाती है हमारे पास विजय सेन सूरी की। ठीक है जी। देख लीजिए ये किसकी रचना है हमारे पास, विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है रेवंत गिरी रास। 1231 ईस्वी में ये लिखा गया है। कवि एवं रचना का सही सुमेलित देख लीजिए, यहाँ पे श्रावकाचार देवसेन की है, नेमिनाथ रास सुमति गणी की है, भरतेश्वर बाहुबली रास हमारे पास शालिभद्र सूरी की, और रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, देख लेते हैं। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, और उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, बिल्कुल। अगर हम बात करें सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता है, बिल्कुल थे वो। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना, बिल्कुल है, और उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार भी लगाई हुई है, बिल्कुल। तो हमारे पास इस तीनों तो सही हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, उस पर टिक लगाना। तो सही हमारे पास कौन सा नहीं है कि उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, बिल्कुल नहीं मानी जाती है। ये देखते हैं हम, दिए गए तथ्यों में से तथ्य उनकी भाषा सर्व सीधी सरल मानी जाती है, ये सही नहीं है। सिद्ध सरहप्पा प्रारंभ करता है सिद्ध साहित्य के, बिल्कुल जी। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी माना है। ये भी ध्यान रखना है कि सरहप्पा का जो समय है वो है 8वीं शताब्दी। तो देखिए जब एक प्रश्न हम करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है एक प्रश्न के साथ साथ एक ही क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो है यहाँ पर 7 से लेकर 8 या फिर 4 से लेकर 5 तक क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास व्याख्या यहाँ पर दी होती है उसमें भी इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें होती है, तो इसे भी आप ध्यान से देखा करें। चलिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 8वीं शताब्दी इनका समय माना है, और इनका मूल नाम क्या था, राहुल भद्र भी हम कह सकते हैं। राहुल भद्र, गृहु भद्र, सरोज वज्र, ये सारे इनके ही नाम थे। ठीक है, किसके नाम थे ये, सरोज वज्र भी किसके नाम थे, ये इस सरहप्पा के ही नाम थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया राहुल भद्र और सरोज वज्र किसके नाम है, तो ये सरहप्पा के ही नाम है। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इसका अर्थ सरल नहीं है। तो सिंपल देखा जाएगा तो इनकी जो रचनाओं की जो भाषा थी वो बिल्कुल सरल नहीं थी, इसलिए ये वाला प्रश्न जो हमारे पास ऑप्शन सी था वो गलत हो जाता है। चलिए
हमारे पास यहाँ पर कथन दिया हुआ है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ये सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये कथन ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और दूसरा कि ये किसके लिए इन्होंने कहा था? ये कहा था इन्होंने गोरखनाथ के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति गोरखनाथ के संबंध में है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास ने कहा है गोरखनाथ के संबंध में। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते हैं जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते हैं। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहते हैं। ये वाला प्रश्न भी पूछा गया है कि ये इन्हें कनफटा योगी कहा जाता है, किसे? नाथों को। ठीक है जी, थोड़ा और जान लेते हैं हम गोरखनाथ जी के बारे में। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है जी, गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है, ये भी ध्यान देना है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है ये। और गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय देख ली पहले, जो समय जो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का जो समय माना है वो 9वीं शताब्दी माना हुआ है। ठीक है, 9वीं माना है। और इनकी जो रचनाएं हैं इनके कितनी मानी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के कुल 28 ग्रंथ माने हैं। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं इनकी कुछ कुछ रचनाएं, इंपॉर्टेंट सी रचनाएं हम देख लेते हैं गोरखनाथ की। अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत, योग, योग चिंतामणि, विवेक, मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता, ये सारी कुछ हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की रचनाएं मानी हैं। टोटल 28 ग्रंथ माने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, डॉक्टर दशरथ शर्मा और कुछ और विद्वान हैं, उन्होंने पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? ठीक है जी, देख लीजिए, सबसे पहले तो वृहत्तम संस्करण है जिसमें जो है 16,306 छंद है। फिर बात करते हैं हम मध्य संस्करण की जिसमें 7,000 छंद है। लघु संस्करण 3,500 छंद है, और सबसे छोटा संस्करण जिसमें हमारे पास 1,300 छंद है। तो दशरथ शर्मा की अगर हम बात करें, और उसके साथ साथ अन्य भी कुछ विद्वानों ने जो है, जो हमारे पास सबसे छोटा जो संस्करण है जिसमें 1,300 छंद है, उसी को ही क्या माना है? इस मतलब कि मूल रासो ग्रंथ माना हुआ है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जान लेते हैं। हाँ जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम संस्करण, जो सबसे छोटा संस्करण था, उसे ही लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रामाणिक और मूल रासो माना है, और जिसमें जो है कितने हैं? 1,300 छंद है। ठीक है जी, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण यानी कि जिसमें 7,000 छंद है उसको प्रामाणिक माना है। वृहद रूपांतरण जिसमें 16,306 छंद है, सर्वाधिक अप्रमाणित और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है ये। अप्रामाणिक भी और सबसे लोकप्रिय भी। कौन सा? वृहद रूपांतरण है जो पृथ्वीराज रासो का, जिसमें 16,306 छंद है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा बहुत हम पृथ्वीराज जी के बारे में जान लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के बारे। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार है, ठीक है जी, रचनाकार है वो कौन है? हमारे पास चंदवर दाई जी हैं। ठीक है जी, इनका जो जन्म हुआ था 1168 में हुआ है। कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है, ये ध्यान रखना है आपने। और इनका वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट है। अब बात करें पृथ्वीराज रासो में कितने समय है। समय की अगर हम बात करें, समय हम खंड भी कह सकते हैं, सर्ग भी कह सकते हैं, या फिर अध्याय भी कह सकते हैं। तो पृथ्वीराज रासो में जो है, ये वाला प्रश्न भी अलग से पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में खंडों या सर्गों को क्या कहा जाता है? तो समय कहा जाता है, ये ध्यान देना है। तो कितने हैं उसमें? 69 है। ठीक है जी, सबसे पहले देख लेते हैं, जिसमें जो आदि पर्व जो समय है वो हमारे पास 10वां समय है। 20वां समय पद्मावती समय। 57वां जो समय है वो है कैमास वध समय है, जो कि सर्वाधिक मार्मिक समय भी माना जाता है। 61वां जो समय है वो कन्नौज है, और सबसे बड़ा समय भी इसे ही माना जाता है। 65वां हमारे पास विवाह समय आ जाता है।
और जो लास्ट है हमारे पास 69 समय वो है महोबा युद्ध समय इसमें प्रमुख है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। माता प्रसाद गुप्त और दशरथ ओझा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना हुआ है, जबकि रामचंद्र शुक्ल कविराज श्यामल दास इसे अप्रामाणिक मानते हैं और श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि विसल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल और दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नहाटा, और हमारे पास आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और अगरचंद नहाटा। तो अगर हम विसल देव रासो की बात करें तो उसके संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नहाटा जी। ठीक है जी, चलिए बिसलदेव रासो के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नहाटा है। बिसलदेव रासो 14वीं शती विक्रमी में ये लिखी गई है और इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल्ह जी जो है बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं। ये जो है 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है जी, 4 खंड इसके काफ़ी बार पूछे गए हैं। प्रथम खंड में जो है मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि जो राजमती है, इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि बिसलदेव रासो की जो नायिका थी वो कौन थी? तो ये राजमती थी। ठीक है जी, इसे ध्यान देना है। तो ये किसकी थी? मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री थी। कौन? राजमती। इसने क्या किया? राजमती से सांभर नरेश विसलदेव यानी कि जिसे हम विग्रह राज भी कहते हैं के विवाह का वर्णन है। ठीक है, किसमें? विसलदेव में के पहले खंड में विवाह होता है। जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में बिसलदेव के राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने से संबंधित है दूसरा खंड। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन दिखाया जाता है और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा बिसलदेव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन मिलता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि आदिकालीन कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में देखना है हमें। हमने कौन सा जो तथ्य है वो सही नहीं है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। बिल्कुल है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। बिल्कुल की है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है हमसे पूछा गया तथ्य सही नहीं है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है इसका। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम। दिए गए विकल्प तथ्यों में उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, यह तथ्य सही नहीं है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से? पटियाली गांव में माना जाता है अमीर खुसरो का जन्म। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। खड़ी बोली का प्रथम कवि भी इन्हें माना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार के रूप में हमें मानते हैं। ठीक है, प्रमुख रचना इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विद्यापति, ये हमारे पास प्रश्न आ जाता है कि विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देखना है तो विद्यापति हमारे पास किस काल के हैं? आदिकाल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, आदिकाल के हैं। और इन्हें जो है मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहा है, और देखना है कि विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, लिखनावली। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो विद्यापति जी की है। मैथिल कोकिल जो रचना लिखी है वो है हमारे पास पदावली। पदावली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है जी, जबकि कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट में लिखी है और लिखनावली जो है संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, विद्यापति हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कवि हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें ध्यान देना है। चलिए विद्यापति जी के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना
आधार पर, रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचनाएं देख लीजिए। लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गयापतल वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, ये है संस्कृत भाषा की रचनाएं। अवहट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, मैथिली भाषा में है पदावली और एक गोरक्ष विजय है। ठीक है, इसे हम नाटक भी मानते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा आगे जान लेते हैं। दुर्गा भक्त तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है, जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया था। कौन सी रचना? दुर्गा भक्त तरंगिणी। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद माना है। आगे देख लेते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है, जो एक गीति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। जो हमारे पास पदावली के जो पद थे, श्रृंगारिक पद थे, उनको क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। और इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। आगे बात करते हैं हम विद्यापति की अन्य उपाधियाँ। बहुत सारी उपाधियों से इन्हें नवाजा गया है। अभिनव जयदेव जो है राजा शिव सिंह द्वारा इन्हें कहा गया है। और भी इनकी उपाधियाँ हैं। कवि शेखर हो गए, खेलन कवि हो गया, वह संधि के कवि इन्हें कहा जाता है, कवि कंठहार, दशावधान इत्यादि ने कई उपाधियों से जो है हमने विद्यापति को नवाजा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आज हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, वही हम इनमें यहाँ पर आप लोगों के सामने ला रहे हैं। और ये जो है हमारे पास हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी जो एग्ज़ाम होगा हमारे पास, चाहे वो LT टेट होगा, LT जो हमारे पास TGT हिंदी कमीशन की बात हो जाएगी, PGT कमीशन की बात होगी, या फिर नेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप लोग हिंदी साहित्य से की क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।